हाँ तो स्टूडेंट, आप लोग बोल रहे थे कि सर बोर्ड पे दिखता नहीं है ना। तो आप लोग के लिए मैंने एक एक क्वेश्चन का प्रावधान किया है। अब आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा और जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछें और अपने नोटबुक पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर सहित लिखें ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत न हो। और इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें ताकि आप लोग के लिए हमेशा हम तत्पर रहें। चलिए तो आते हैं पहला क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न। कल तक मैंने आपको जो बताया वो अति लघुत्तरीय प्रश्न था और आज का प्रश्न जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न क्या रहा है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की कौन सी चुनौती थी। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की कौन से चुनौती थी, है ना। चुनौतियों के बारे में पूछ रहा है। तो पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर साइड हो जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो पहला है, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला चुनौती है, राष्ट्र निर्माताओं एक ऐसे विकास की कल्पना करते थे जिसमें समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ तबकों का। उनके समक्ष विकास की चुनौती थी। अगला है दूसरा पॉइंट, इसके लिए संविधान में बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव होगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। यह दूसरा चुनौती। चलिए तीसरा चुनौती क्या था, लोकतंत्र कल्याण यानी लोक कल्याण के लिए संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पष्ट करें। यह लोकतंत्र के लिए तीसरी चुनौती थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 2 सेकंड के लिए इधर हो जाते हैं और चलिए, यदि स्क्रीनशॉट हो गया तो अब हम देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो है लोकतंत्र निर्माण करने की चुनौती क्या है। तो हमारे भारत के जो भी राजनीतिक दल, जो महत्वपूर्ण नेता थे, उनका योगदान रहा है संविधान के निर्माण में, कानून के निर्माण में। तो वो उन सबों के पास एक चुनौती थी कि आखिर संविधान में, कानून में कौन सा ऐसा प्रक्रिया को जोड़ा जाए, प्रक्रिया किया जाए, नियम जोड़ा जाए कि समाज के सभी तबकों को समान रूप से अधिकार मिले। ये पहला चुनौती। उसमें अल्पसंख्यक, निचले तबके के लोग, जिसका समाज में बहुत पिछला पायदान पे स्थान था, सभी के लिए व्यवस्था किस तरह से करें, इसकी चुनौती थी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संविधान में बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव होगा और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान 2 डोमिनियन का निर्माण हुआ था, तो उस समय देश में कितने बड़े दंगे हुए थे। जो भी अल्पसंख्यक बच गए थे, हमारा संविधान निर्मात्री का मानना था कि उनके प्रति किसी तरह के भेदभाव न हो।
और जो भी छोटे कास्ट या फिर निचली जाति के लोग उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर क्या प्रक्रिया किया जाए। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, लोक कल्याण के लिए संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पष्ट करें। यहाँ पे मैं कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। लोक कल्याण के लिए संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पष्ट करे, यह लोकतंत्र का तीसरा चुनौती था। आपको पता होना चाहिए कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में जो है हमारा कुछ कर्तव्य के बारे में लिखा गया है और संविधान निर्मात्री के सामने एक ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया कि आखिर फंडामेंटल राइट में इसे क्यों नहीं लिखे, इसे अलग क्यों बना है। ये संविधान निर्माण की तीसरी चुनौती थी या लोकतंत्र स्थापित करने की तीसरी चुनौती थी। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा बगल हट जाते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। अब इसको एक बार पढ़ देते हैं। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का तात्पर्य तीनों आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सुदृढ़ता से है। जब भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी साल 1950 में ही निर्वाचन आयोग का गठन हुआ तथा 1951-52 में प्रथम आम चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 489 में कुल 364 सीटों पर भारी बहुमत से विजय मिली। इसका कारण आजादी के आंदोलनों में कांग्रेस की भागीदारी था। इसी तरह दूसरा आम चुनाव में कांग्रेस को 494 में से कुल 371 सीटें प्राप्त हुई तथा तीसरा आम चुनाव में 494 में कुल 361 सीटें प्राप्त हुए, अर्थात तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। हम आपको लिखे यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? सुदृढ़ता होता है, मजबूती होती है। तो कोई भी पार्टी की मजबूती कब होगी? जितना जनता उसको प्यार देगा। प्यार का मतलब वोट देगा, मत देगा। जितना ज्यादा सीट जीतेगी उतना ज्यादा प्रभुत्व होगा। आपको पता है कि पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। 1951-52 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें कुल 489 सीट थी और 489 सीटों में कांग्रेस पार्टी 364 सीटें जीत ली थी। दूसरा आम चुनाव 5 साल बाद यानी 52-5-57 1957 में हुआ। दूसरा आम चुनाव में सीट की संख्या बढ़ गई, 489 से बढ़कर कुल सीटें 400 कितना लिखे 94 हो गई, 494 सीटें हो गई और उसमें कांग्रेस पार्टी को कुल 374 सीटें मिली। उसी तरह से तीसरा आम चुनाव 5 साल बाद 52-5-57 और 57-5-62 1962 में हुआ और 62 में जो आम चुनाव हुआ सीटें तो उतना ही थी 494, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ कम सीटें मिली पहले की अपेक्षा, पहला आम चुनाव की अपेक्षा कुछ कम सीटें मिली और इन्हें कुल 361 सीटें ही प्राप्त हुई। यानी आप कह सकते हैं कि तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। चलिए तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के बढ़ते प्रभुत्व पर एक निबंध लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
कांग्रेस के बढ़ते प्रभुत्व पर एक निबंध लिखे। चलिए देखते हैं। पहले हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके। देखिए, पहला है आजादी के आंदोलनों से लेकर अंतरिम सरकार की भागीदारी में कांग्रेस पार्टी के नेता अहम भूमिका में रहे, जिसका फायदा उन्हें प्रथम आम चुनाव में मिला। 364 सीटें जीतकर जब देश में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित हुआ, तो वो सरकार के लिए हितकारी साबित हुई, जिसका फायदा कांग्रेस को दूसरा आम चुनाव 1957 में मिला। अब उन्हें पहले चुनाव से ज्यादा सीटें पर जीत मिली। जवाहरलाल नेहरू ने जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए तो उन्होंने और अधिक गतिशीलता से देश और देशवासियों के लिए कार्य किए, जैसे पंचशील समझौता, गुट निरपेक्षता की नीति आदि। इनके प्रमुख कार्य हैं, जिसके कारण इन्हें तीसरे आम चुनाव में भी जीत मिल गई, अर्थात प्रभुत्व कम नहीं हुआ। ये तो आपका क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ के सुना दिया। अब इसके बारे में समझते हैं, आखिर ये क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना होगा प्रभुत्व पर निबंध लिखना, बढ़ते प्रभुत्व पर निबंध लिखना। तो सदृढ़ता जो बढ़ रही उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कांग्रेस शुरू से ही देश की आजादी के लिए जब आंदोलन हो रही थी उसमें प्रमुख भागीदार थे। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, अनेक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में प्रमुख भागीदारी भी उनकी रही है। तो आंदोलन में भागीदारी रही, फिर अंतरिम सरकार के गठन जब हुआ, निर्माण जब हुआ, उसमें भी कांग्रेस की भागीदारी रही, जिसके कारण लोगों के बीच जो था उनकी लोकप्रियता था, और उनकी लोकप्रियता का फायदा उन्हें प्रथम आम चुनाव 1951-52 में मिला। 489 सीटों में से 364 सीटें मिली, भारी जीत हासिल हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया गया, पहला प्रधानमंत्री बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत सराहनीय काम किए, कांग्रेस के सभी नेता सराहनीय काम किए, जिसका फायदा उन्हें दूसरे आम चुनाव में मिला। कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ लिए, तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ लिए, यानी कांग्रेस का प्रभुत्व लगातार बढ़ता गया। कारण था कांग्रेस की रणनीति, बढ़िया रणनीति, देश के लिए अच्छा कार्य, लोगों के हित में किया गया कार्य, देश के लिए अनेक कार्य किया गया था। जैसे आप लोग जानते हैं पंचशील समझौता, गुट निरपेक्षता की नीति, ये सब देश के लिए कार्य किया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान जो है पूरे विश्व में एक उच्चतम सीमा पर बन रहा था। दूसरा, देश के आंतरिक जो कलह थी उसको भी दबाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो या फिर ऊंच नीच की भाव जो है उसको खत्म करने में भी कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं अहम भूमिका निभाए। इस कारण उन्हें भारी जीत हासिल हुई और उनका प्रभुत्व लगातार बढ़ता गया। बस।